दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय का 10वां अध्याय, मूल निवासियों का विस्थापन। इस अध्याय में आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इस इतिहास के बारे में और उनके अपने मूल स्थान से विस्थापन के कारणों के बारे में जानेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक यूरोपीय साम्राज्यवाद और अपनी जमीन से मूल निवासियों का हटना आदि के संबंध में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, 11वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 10, मूल निवासियों का विस्थापन। दोस्तों हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाना है और 18वीं शताब्दी में जो है दक्षिण अमेरिका और हिस्सों में, इसके और हिस्सों में और मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए हुए जो आप्रवासी थे वो बसने लगे थे। और इस प्रक्रिया में हुआ क्या कि वहाँ के बहुत सारे लोगों को अपनी मूल ज़मीन से हटना पड़ा। दोस्तों यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था और जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में एशियाई देशों के लोगों ने भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज से ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहर में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और ये भी कि कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल और कनाडा में सस्कांत चेवान और ऑस्ट्रेलिया में बालानगांग जो है और पारामत्ता, ये देसी भाषाओं से बने हुए शब्द हैं। दोस्तों 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में ये बताया जाता है कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बासिंदों या निवासियों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय ये बताने के कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। लेकिन 1840 के दशक से अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने उन पर अध्ययन प्रारंभ किया और बहुत बाद 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया। और जो ये मूल निवासी हैं उनके द्वारा जो लिखे गए इतिहास और कथाकृतियाँ हैं, दोस्तों इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएं और आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। दोस्तों मूल निवासियों के विस्थापन को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद और इसका मूल निवासियों के अपने मूल स्थानों से हटने के प्रमुख कारण में रहा है यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ और तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने कॉलोनी यानी उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। दोस्तों आयरलैंड भी कमोबेश जो है वो इंग्लैंड का एक तरह से उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूमि स्वामी अंग्रेज थे। 18वीं सदी से ये साफ साफ दिखने लगा कि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थीं। दोस्तों साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया और स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान भी स्थापित कराए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग हर जगह समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच वे अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। दोस्तों सेटलर जिसको कि आबादकार कहा जाता है, ये शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, जो कि सेटलर था।
और इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा को छोड़कर कनाडा में फ्रांसीसी एक राजभाषा थी। यहाँ पर आइए देखते हैं नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम क्या थे। अमेरिका, तो पहली बार अमेरिगो वेस्पुक्की का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद ये शब्द प्रयोग में आया। कनाडा, तो कनाडा से निकला शब्द जो 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्वोइस की भाषा में कनाडा का मतलब गांव था। और ऑस्ट्रेलिया, महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम, लैटिन में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं। न्यूजीलैंड, तो दोस्तों हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, तो न्यूजीलैंड। दोस्तों जियोग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होते हैं। अब आइए जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। दोस्तों उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप जो है उत्तर ध्रुवी वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। यहाँ पर पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला है। पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की भूमि है और थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवादा पर्वत है। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और ओहियो और जो है अप्पालाचिया पर्वतों की श्रेणियाँ हैं। दक्षिण दिशा में मैक्सिको है और कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहां का महत्वपूर्ण उद्योग है। दोस्तों खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के आप्रवासियों के हाथों हुआ, लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों साल से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी या नेटिव क्या होते हैं? दोस्तों उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेटस के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की ओर बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है और तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब वहाँ आबादी बढ़ना शुरू हुई। मूल निवासी या नेटिव, जिसको मूल बासिंदा कहा जाता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए प्रयोग होता था। दोस्तों अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, उससे ठीक पहले विविधता हर जगह थी। लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। शिकार, मछली पकड़ना, संग्रह, बागवानी, खेती में से जो मुमकिन हो सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसके इस्तेमाल और देखभाल के लिए कितने प्रयासों की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीज़ें तय होती थीं और मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ शताब्दियाँ जो है कुछ संस्कृतियाँ सहस्राब्दियों तक कायम रहीं। दोस्तों ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। मांस खाते थे, मछली खाते थे, सब्जी और मकई उगाते थे और मांस की तलाश में लंबी यात्रा पर जाते थे। उन्हें बाइसन यानी जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। इन मूल निवासियों ने 17वीं सदी के आसपास घुड़सवारी करना प्रारंभ कर दिया था और वह घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितनी कि उन्हें भोजन के लिए ज़रूरत होती थी, यानी आवश्यकता अनुसार वो अधिक संग्रहण पर विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की। चूँकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इलाके के लेकर कबीलों के बीच
झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे, और उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना और उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थीं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वो उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूरोपियनों से मुकाबला। यहाँ पर नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में जो प्रयुक्त शब्द है, देखिए, नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ओब्रिजिन कहा जाता था और ओरिजिन की शुरुआत यहीं से हुई है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो जो पत्थर या पट्टी पर यह खुदा होता था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे, और वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए, उन्होंने सूर्योदय देखा, उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई, उन्हें बख्तरबंद स्पेनी जो है कानवेग वस्टरडोर दिखाई दिए जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा कि ये वही हैं जिनका इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी और पूरे उत्तरी अमेरिका में ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है। शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है। इसकी वजह से धरती पर इंसान काफ़ी कष्ट झेलने वाला है। 17वीं सदी के 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर यूरोपीय व्यापारियों को देखकर ये सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिससे उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते हैं। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होता था। दोस्तों, स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन और बंदूकें और शराब देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था, जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि इससे उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। और यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत सीखी। दोस्तों, पारंपरिक या पारस्परिक धारणाएं क्या थी? देखिए, 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य या सिविल मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत होते थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री ज्यां जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित शब्द था उदात्त उत्तम जंगली, द नोबेल सेविज। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है, और वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास इन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिनका मतलब ये है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। दोस्तों, ये दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, जो वर्ड्सवर्थ के खासे छोटे थे और मूल निवासियों से सचमुच मिले थे, उनका वर्णन भिन्न रूप में किया। जिन इंडियंस की असली ज़िंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न हैं। ये सच है कि गोरों लोगों जिनकी नीयत पे वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते, उनकी संगत में रहने पर भी काफ़ी कम बोलते हैं। पर परिस्थितियाँ वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है।
ये इंडियंस जब अपनों के बीच में होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वो अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम अंतर हो। मूल बासिंदे या नेटिव लोग यूरोपियों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे उनके लिए दोस्ती के दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमेरिका सपना देखने वाले यूरोपी लोगों के लिए मछलियां और रोएदार खाल माल थे, जिन्हें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था और इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम हमेशा बढ़ते रहते थे। यूरोपीय व्यापारी उन चीज़ों के बदले में कभी बहुत सारा सामान देते थे, कभी बहुत कम देते थे। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे और प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ऊदबिलाओं को हलाल किया था और मूल बासिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। दोस्तों, मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपी जनों का मजाक उड़ाया गया था। उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया था। चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में नहीं थी, इसलिए यूरोपी लोग उनके सही संदर्भ को काफ़ी बाद में जाकर समझ पाए। शुरुआत में जो यूरोपी लोग आए जो कि व्यापारी थे, उनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं शताब्दी से यूरोप के लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, उनमें से बहुत सारे लोगों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली ज़मीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे अंदर मूल निवासियों के गांव की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपी लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपी लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपी लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे और जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपी लोगों से आबाद था। मूल निवासी या मूल बासिंदे जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसल उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विस्तार दिखाया गया है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में हल्के रेड कलर में आप देख सकते हैं। और ये देखिए ल्यूसीमिया जो 1803 में फ्रांस से खरीदा गया था, और हल्के जो ये धानी कलर में है ये ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई थी। तो किस प्रकार से ये अमेरिका का विस्तार क्षेत्र आपको बताता है। पीला कलर ये अलास्का की भूमि को दर्शाता है। दोस्तों जिन मुल्कों को या जिन देशों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए और अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। और मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में विस्तार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। दक्षिण में फ्रांस लुसियाना परचेज और रूस अलास्का से ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में ज़मीन जीती और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की रजामंदी ली जाए। और संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद या फ्रंटियर खिसकती रहती थी, और जैसे जैसे यह खिसकती जाती मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। दोस्तों 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आया। ज़मीन के प्रति यूरोपी लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इस वजह से अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे आप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथों चली गई थीं और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोग प्रेयरी चारागाहों में काम करना उन्हें अच्छा लगता था और उन्हें अपने घरों यानी स्टेपीज की याद दिलाते थे। यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेती का विकास किया। ऐसी फसलें जैसे धान और कपास उगाए जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, इसलिए वहाँ ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था।
अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया कर दिया और 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। यहाँ पर आइए देखते हैं, ये चित्र में कोलोरेडो का एक पशु फार्म दिखाया गया है। दोस्तों, घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु जो थी यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का ये अनुभव रहा कि दास बनाए जाने वाले मूल निवासी बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए। इसलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बागान पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया। दोस्तों, अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर मिल पाई और तभी स्कूल ट्रेन बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा जरूरी होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहां फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे और 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके इस समस्या का हल निकाला गया। तो कनाडा एक महासंघ के रूप में 1867 में जो है संगठित हुआ था। आइए जानते हैं अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली किस प्रकार की गई। दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीनों की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें कम थीं और इस बात के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों में रहने ने अमेरिका में रहने वाले अमेरिकियों ने धोखे से उनसे ज़्यादा ज़मीन ली या पैसा के देने के मामले में वादा खिलाफी की। उच्च अधिकारी भी मूल बासिंदों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। ये जॉर्जिया के एक प्रकरण में देखा जा सकता है। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य था, जहां के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। 1832 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है, उसके स्वत्वाधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में प्रभुसत्ता संपन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, इंडियंस का मामला आने पर बिल्कुल उलट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया और चिरंकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिकी मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भिजवा दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से 1/4 अपने आंसुओं की राह के सफर में ही मर खप गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीनें ले ली थीं, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे चूँकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए वह उनके कब्जे में रहनी ही नहीं चाहिए। वे इस बात पर भी मूल निवासियों की आलोचना करते कि वे आलसी हैं, इसलिए बाजार के लिए उत्पादन करने में वे अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है और कुल मिलाकर उनका कहना था कि वे मरने खपने लायक ही हैं। और खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेयरी साफ की गई, जंगली भैंसों को मारा गया और एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा, आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए थे। उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी ज़मीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ता था जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता था। कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे उनके बीच झगड़े होते थे और ये मूल निवासी छोटे इलाके में कब्जा दे दिए गए या कैद कर लिए गए, जिन्हें रिजर्वेशंस या आरक्षण कहा जाता था। ये ऐसी ज़मीन होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था और ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी हों। संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेंटिसों यानी यूरोपीय मूल के निवासियों के वंशज के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली थी।
1854 में अमेरिका के राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौते पर दस्तखत करने के लिए कहा था और इसके अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंपा जाना था। प्रधान ने जवाब दिया, आप आकाश को, भूमि की ऊष्मा को कैसे खरीद बेच सकते हैं? यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं हैं तो आप उसे कैसे खरीद सकते? धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पूर्ण पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बालू का तट, घने जंगलों में पसरा हर कुहरा, सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभव में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेडमैन की स्मृतियों का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन में बैठा महान मुखिया ग्रेट चीफ जब यह संदेश भेजता है कि वो हमारी ज़मीन खरीदना चाहता है तो वह हमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। महान मुखिया का संदेश है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुकर्रर कर देंगे ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे, हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस ज़मीन को खरीदे जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन ये आसान न होगा। ये ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको यह याद रखना होगा कि यह पवित्र है और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखता हर भुतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घटनाओं और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की आवाज़ है। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक सा पत्र था और देखिए किस तरह लोग प्रकृति से कितना आत्मीयता रखते थे। दोस्तों, गोल्ड रश और उद्योगों में वृद्धि, ये हमेशा उम्मीद की जाती थी कि अमेरिका की धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्डन रश को जन्म दिया और यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ। कनाडा की रेलवे का 1885 में। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब आप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, उसने कहा, पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं। क्या गणराज्य किसी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के एक खास समय में होने के पीछे कारण ये था कि छोटे खेतीहर बड़े किसानों के हाथों में अपनी ज़मीन से वंचित होकर कारखाने की नौकरी की ओर मुड़ रहे थे और उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के सामान बनाने के लिए, ताकि चीज़ों को रेलवे से जोड़ा जा सके, ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती आसान की जा सके। और अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, कारखानों की संख्या बढ़ी, बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाके साफ किए गए, खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग सफाया किया गया, शिकार वाली दिनचर्या समाप्त हो गई और 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया गया। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा जो दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था और कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपीन से अपने उपनिवेश बसा रहा था और वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चित्र है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आप्रवासियों का स्वागत रंगीन छपाई 1909 में प्रारंभ हो गई थी। आइए जानते हैं संवैधानिक अधिकारों के बारे में। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी से अपने पहले संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता जुटाई थी, वह पुरानी दुनिया को राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। उनके लिए ये भी अहम था कि संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया जाए, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं होगी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पाल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले
थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था और इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। दोस्तों, महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अमेरिकी फ्रंटियर की आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है और सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है, मुनाफे की सीमाहीन चाहत है। बदलाव की लहर। दोस्तों, 1920 के दशक तक अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ और अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में लेवाइस मेरियम के निर्देशन में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया था। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और नागरिकता के लाभों से भी वंचित किया जाता था और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतकारी कानून आया, 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशंस में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हुआ। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मूल निवासियों के लिए विशेष प्रावधान को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बासिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में दखल नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में हुई और 1969 में कनाडा सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन और वाद विवाद की श्रृंखला आयोजित की और दोस्तों, ये साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की और ख़ास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है और ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। देखिए, ब्रिटिश राज के अधीन जो भारतीय थे, ये मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए, उन्हें बराबर नहीं माना गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया और अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास जो थे, उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, गैर बराबरी का व्यवहार किया गया था। अमेरिका के बाद आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मानव विकास का लंबा इतिहास है। शुरू में मनुष्य आदिमानव, जिन्हें एबारिजिनीज कहते थे, ये ऑस्ट्रेलिया में 40,000 पहले आने शुरू हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े भूसेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियां स्वप्नकाल कही जाती थीं और इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक के समुदाय थे। इनकी अपनी भाषा थी, 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता है, इसे टारस स्ट्रेट टापूवासी कहते हैं। एबारिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा वो लोग थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के किनारे किनारे बसे हुए हैं, जहाँ पर 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। दोस्तों, 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा था और 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया और 1770 में जेम्स कुक बाटनी खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स के नाम से हुआ और 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई और सिडनी की स्थापना हुई। यहाँ मानचित्र में आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ये समुद्र तटों पे फैला हुआ है। बड़े शहर पर्थ, डार्विन, न्यू साउथ वेल्स, एडिलेड, सिडनी, कैनबरा और मेलबोर्न है और यहाँ पर देखिए ये न्यूजीलैंड द्वीप है।
ऑस्ट्रेलिया के यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई एक मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण हैं। लेकिन अब जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया, जैसा कि प्रायः होता आया है। और इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। दोस्तों, सिडनी के एक इलाके का 1790 का विवरण है कि ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। जो दारुक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा? उनके लिए पवित्र स्थानों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। अपनी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। ये नवागंतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते। ये बिना वजह इसलिए जान पड़ता कि उन्हें न डोंगी बनानी थी, न जंगली शहद इकट्ठा करना था, न जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टा लगा दिया गया, मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पका दिया गया, जमीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार की गईं। पहले उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र आनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह एक खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और इनमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद दारुक उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राजकीय अपहरण की उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। दोस्तों, यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा था। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर से अपनी जमीनें खोने के चलते आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया। ब्रिटिशों से स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दी गई। वे अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इस इलाके में किसी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन के लिए उन्होंने खेती के लिए ली गई जमीन से मूल निवासियों को निकालकर बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई। दोस्तों, 1948 से 1975 के बीच 20 लाख यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे थे। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म, खाने के बाद मदिरा बनाने के लिए अंगूर के बाग और गेहूं की खेती लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हुई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की और राज्यों को आपस में मिलाया। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी। तब उसके लिए बोल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। अंत में उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैम्बरा से बना है जिसका अर्थ सभा स्थल होता है। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे कि उनका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय घर कर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई थी। बदलाव की लहर। 1968 में एक मानवशास्त्री WH सेटनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह यहाँ भी लोग मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी और ये विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदायों के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था और वह भंडार जो है दोस्तों सराहने, आदर और अभिलेखन की योग्य था। आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाई वांट वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया,
उसके सामने रखा और इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन की उस ढर्रे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। बाद में मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना की गई। आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गईं। देसी संस्कृति को समझने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालय में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहास को लिखना शुरू किया। और यह सब एक अद्भुत प्रयास है और यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृति को अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ हिस्सा भूल गया होता। और 1974 से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राज की नीति रही है, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोपियों और एशिया आप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई लेखिका ज्यूडिथ राइट ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ बुलंद की। उन्होंने गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग रखने से होने वाले कई नुकसानों को लेकर अत्यंत प्रभावशाली कविता लिखी। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द यानी ह्यूमन राइट्स शब्द सुनाई पड़ने लगा तो ऑस्ट्रेलियाई जनता को ये एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलिस कहती आई थी। इसका मतलब है कि जो किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण तहकीकातें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ जो उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है, इसका आदर किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। दोस्तों, आइए घटनाक्रमों को देख लेते हैं। 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा हुआ और एशियाई आप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त मिली। इसके अलावा 1995 में आदिवासी और टारस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच की गई और 1999 में 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस यानी ए नेशनल सॉरी डे जो है 26 मई को मनाया गया। तो दोस्तों, ये था 11वीं कक्षा के NCERT इतिहास का 10वां अध्याय मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें आपने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के विस्थापन, उनके अपने मूल निवास से हटाए जाने, उनके दुख यंत्रणा के बारे में विस्तार से पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।